बच्चों हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 4 जिसका नाम है व्यावसायिक सेवाएं। इस चैप्टर के 3 वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं। आज का जो वीडियो है, जो वीडियो नंबर 5 है, उसके अंदर हम जानेंगे संचार के बारे में। तो बच्चों कॉपी पेन निकालिए और समझने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी संचार क्या होता है। तो संचार एक ऐसी व्यावसायिक सेवाएं है जिसके द्वारा जो अलग अलग व्यवसायी है या व्यावसायिक संगठन है या ग्राहक हैं, उनके बीच में एक कड़ी स्थापित होती है। ठीक है, अब बेसिकली संचार क्या है? संचार एक व्यावसायिक सेवाएं है, एक ऐसी सेवाएं है जो कि बिजनेस को क्या करती है? प्रमोट करती है। तो संचार क्या है? संचार एक व्यावसायिक सेवा है जो कि बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो संचार एक महत्वपूर्ण सेवा है जिसके माध्यम से जो अलग अलग बिजनेसमैन हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो ग्राहक है, उनके बीच में कड़ी का स्थापन होता है, कड़ी स्थापित होती है, उनके दृष्टिकोण को विस्तृत करती है। तो संचार एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अलग अलग ग्राहक, अलग अलग व्यवसायी, उनके बीच में एक कड़ी स्थापित होती है तथा उनका जो दृष्टिकोण है उसको विस्तृत किया जाता है, उसको इलैबोरेट किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली संचार एक ऐसा व्यावसायिक सेवा है जो कि बिजनेस को सफल संचालन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये एक ऐसी बिजनेस सर्विसेज है जो कि बिजनेस को प्रमोट करती है, उसको बढ़ाने में मदद करती है, उसका सफल संचालन के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं। अगर हम बात करें जो संचार है उसको हम तंत्रिका केंद्रित भी बोल सकते हैं। संचार है वो एक ऐसी व्यावसायिक सेवा है जिसे हम तंत्रिका केंद्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं संचार की तो संचार को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है डाक सेवा और दूसरा है दूरसंचार सेवा। ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं संचार के प्रकार की। संचार के 2 प्रकार हैं, एक तो डाक सेवा और दूसरा है किसके द्वारा? दूरसंचार सेवा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे डाक सेवाओं के बारे में कि डाक सेवा होती क्या है और ये कितने प्रकार की हैं। तो डाक सेवाएं देखिए, डाक सेवाएं वे सेवाएं हैं जो कि डाकघर एवं तारघर के द्वारा की जाती हैं। ठीक है, इनके द्वारा आप पत्र का, पार्सल का, मनी ऑर्डर को प्राप्त कर सकते हैं तथा भेज सकते हैं। अब ये किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं वो हम 1 बाय 1 समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वित्तीय सेवा और दूसरा है बैंकिंग सेवा। जो डाकघर है वो 2 प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। पहली है वित्तीय सेवाएं। वित्तीय सेवाएं वे सेवाएं हैं जो कि पैसे से रिलेटेड होती हैं, मतलब ऐसी सेवाएं जिसके अंदर जो डाकघर है वो किस तरीके से काम करता है? बैंक के तरीके से काम करता है। ठीक है, तो वित्तीय सेवाएं प्रदान किसके द्वारा की जा रही हैं? डाकघर के द्वारा। डाकघर यहाँ पर बैंक की तरह काम कर रहे हैं। किसकी तरह काम कर रहे हैं बच्चों? डाकघर यहाँ बैंक की तरह काम कर रहे हैं। और ये आम जो जनता है उनसे क्या मांगते हैं? ये आम जनता से अलग अलग तरीकों से, अलग अलग बचत योजनाओं से पैसा उनका सेव करने में हेल्प करते हैं। तो देखिए डाकघर हैं, अलग अलग बचत योजनाओं के माध्यम से क्या करते हैं? आम जनता से पैसा उनका सेविंग करवाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से डाक बैंकिंग सेवाएं कौन प्रदान कर रहा है? डाकघर प्रदान कर रहे हैं। डाक बैंकिंग सेवाएं कौन प्रदान कर रहे हैं? डाकघर प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये एक प्रकार की वित्तीय सेवाएं कि कैसे कैसे माध्यम है, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि डाकघर के द्वारा प्रदान की जाती हैं। देखिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, किसान क्रेडिट योजना, ठीक है, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत, आवर्ती जमा योजना, मनी ऑर्डर, ये ऐसी सारी सेवाएं हैं जो कि डाकघरों के द्वारा आम जनता के लिए खुली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए डाक सेवाएं। डाक सेवाएं वे सेवाएं हैं जो कि डाकघर के द्वारा दी जाती हैं। ये सेवाएं ग्राहकों के लिए, व्यवसायियों के लिए तथा व्यावसायिक संगठनों को प्रदान की जाती हैं। पहला पॉइंट है पोस्टल सर्टिफिकेट के अंतर्गत। देखिए डाकघर से हमें क्या प्राप्त होता है? डाकघर से हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? डाक प्राप्त होती है।
इस डाक के बदले में हमें किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं मिलता कि किसने ये हमें भेजी है, परंतु अगर प्रेषिती क्या चाहता है कि उसे साक्ष्य मिले, ऐसी स्थिति में प्रेषिती को डाकघर को क्या देना होगा, प्रेषिती जो डाकघर है उसको एक थोड़ा पैसा देगा, अतिरिक्त शुल्क चुकाएगा, और फिर क्या होगा कि जो डाकघर है वो उसके ऊपर यूपीसी की मोहर लगा देंगे। ठीक है, और इस प्रकार वह डाकघर से क्या प्राप्त कर लेगा, प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है पोस्टल सर्टिफिकेट के अंतर्गत यूपीसी। सामान्य रूप से साधारण डाक से पत्रों को भेजने पर डाकघर कोई प्रकार की रसीद नहीं देता। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डाकघर जब डाक भेजता है उसकी जगह आपको कोई रसीद नहीं देगा कि आपको डाक मिली या नहीं मिली, परंतु अगर आप चाहते हैं कि आपको रसीद मिले, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा, और इसके अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क जैसे आप चुकाओगे तो वो आपको साक्ष्य दे देंगे और आपके जो डाक के ऊपर यूपीसी की मोहर लगा देंगे। अब ये सेवा बिल्कुल बंद हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए पंजीकृत डाक। पंजीकृत डाक को हम बोलते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट। ठीक है, ये एक ऐसी सुविधा होती है, एक ऐसी डाक सुविधा है जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित होता है कि जो डाक है वो निश्चित किसके पास चली जाएगी, प्रेषिती के पास पहुंच जाएगी। अन्यथा प्रेषिती के पास अगर वो नहीं पहुंचती तो आपके पास, जिसने भेजा है उसके पास वो वापस आ जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं पार्सल। पार्सल भी एक डाक सुविधा है जिसके तहत वस्तुओं को आप पूरे देश में या देश से बाहर भेज सकते हैं। इसके अंतर्गत जो व्यय है वो वजन के अनुसार लगता है, जितना ज़्यादा वजन होगा जितना ज़्यादा आपको पार्सल पर खर्चा देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें जो डाक का व्यय है वो पार्सल के वजन के अनुसार लगता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्पीड पोस्ट। नाम से मालूम चल रहा है स्पीड है, तेजी से पहुँचेगा। अगर स्पीड है तो तेजी से पहुँच रहा है। ठीक है, तो समझिए स्पीड पोस्ट भी एक ऐसी सुविधा है जो कि डाकघरों के द्वारा दी जाती है, जिसके अंतर्गत जो डाक है वो रिसीवर के पास अतिशीघ्र पहुंच जाती है और इसे हम बोलते हैं स्पीड पोस्ट। इसके अंतर्गत आपके क्या क्या चीज़ें भेज सकते हो, आप पत्र भेज सकते हो, डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, पार्सल भेज सकते हो। ठीक है, और ये जो सुविधा है कुछ ही डाकघरों में उपलब्ध होती है। नेक्स्ट देखिए कुरियर सेवाएं। कुरियर सेवाएं ऐसी सेवाएं हैं जो कि निजी से जो डाकघर हैं उनके द्वारा प्रदान की जाती हैं। कुरियर सेवाएं ऐसी सेवाएं हैं, ऐसी व्यावसायिक सेवाएं हैं जो कि कुछ निजी डाकघरों के द्वारा प्रदान की जाती है और इसके अंतर्गत आप प्रलेख, पार्सल आदि भेज सकते हैं। निजी काम होने के द्वारा, ठीक है, निजी काम होने के कारण यहाँ पर जो कुरियर सेवा में जो कर्मचारी हैं वो अधिक जिम्मेदारी से काम करते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी हमें समझ में आ गई। अन्य सहायक सुविधाएं देख लीजिए। अन्य सहायक सुविधाएं में देखें आप कि जो ग्रीटिंग कार्ड हैं बहुत अनेक अवसरों पे आप डाक के द्वारा भेज सकते हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपने ब्रांड के जो उत्पाद हैं उनका कैटलॉग भी डाक के द्वारा भेजती हैं। नेक्स्ट देखिए ई बिल। बीएसएनएल और एयरटेल बिल। ठीक है, बीएसएनएल के बिल और एयरटेल के बिल डाक के द्वारा अपने ग्राहकों तक पहुंचाए जाते हैं। ये भी पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दूरसंचार सेवाएं। दूरसंचार सेवाएं क्या है? दूरसंचार सेवाएं वह सेवाएं हैं जिसके माध्यम से हम क्या होते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है सेलुलर फोन। सेलुलर फोन एक तार रहित एक सुविधा है जिसके अंतर आप लिखित एवं मौखिक रूप से किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो सेलुलर फोन एक तार रहित चलता फिरता उपकरण है जिसके द्वारा आप संदेश को लिखित या मौखिक रूप में संसार के किसी भी भाग में भेज सकते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया सेलुलर फोन। दूसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों पेजर। पेजर भी एक प्रकार का उपकरण है
तार रहित है, ठीक है। इसका जो उपयोग है अब सीमित हो चुका है। इसके अंदर आप लिखित जो मैसेज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्थायी लाइन सेवाएं। ये स्थायी लाइन सेवाएं भी एक प्रकार का दूरसंचार सेवाएं हैं, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, ज़बानी एवं गैर ज़बानी जो संदेश हैं एवं डाटा सेवाएं उपलब्ध कर सकते हैं। और इनकी उपलब्धि किस तरीके से होती है, इनकी उपलब्धि जब होगी जब आपका जो घर है या जिस एरिया में आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं वहाँ पर फाइबर ऑप्टिक तार होंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। स्थायी लाइन सेवाएं क्या होती हैं, इन सेवाओं के माध्यम से आप ज़बानी तथा गैर ज़बानी संदेश, डेटा सेवाएं इनको प्राप्त कर सकते हैं, जो कि लंबी दूरी तक संदेश भेजने के लिए उपयुक्त होती हैं। ये जो स्थायी लाइन सेवाएं हैं ये लंबी दूरी तक संदेश भेजने के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। इससे आप पूरे देश में बिछाए गए जो फाइबर ऑप्टिक तार हैं उनके द्वारा आप अलग अलग उपकरणों को जोड़कर यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, फाइबर ऑप्टिक तार होने चाहिए और उससे कनेक्ट होने चाहिए आपके उपकरण, तो आप इस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। डाटा सेवाएं भी प्राप्त कर सकते हैं, ज़बानी एवं गैर ज़बानी संदेश भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केबल सुविधाएं या केबल सेवाएं। इनका उपयोग किसके लिए होता है, मीडिया के लिए होता है, ठीक है। ये भी एक मार्गीय मनोरंजन सुविधा है, ठीक है। तो केबल सेवाएं क्या है, केबल सुविधाएं वे सुविधाएं हैं जो कि एक मार्गीय होती हैं और ये मनोरंजन के लिए होती है, मनोरंजन से संबंधित सेवाएं होती हैं। अब इनका उपयोग भी सिर्फ गांवों तक हो चुका है, क्योंकि शहर में तो क्या हो गया है, D2H आ चुका है, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज आ चुकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अति लघु अपर्चर टर्मिनल सेवाएं। क्या है बच्चों, अति लघु अपर्चर टर्मिनल सेवाएं। ये जो सेवाएं हैं ये सैटेलाइट बेस्ड होती हैं। किससे बेस्ड होती हैं बच्चों, ये सैटेलाइट बेस्ड होती हैं और इनका उपयोग कुछ नई नई चीज़ों के लिए किया जाता है, कुछ ही नई चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे टेली शिक्षा, टेली मेडिसिन, ठीक है, समाचार, ऑनलाइन समाचार पत्र प्राप्त करने के लिए इन सेवाओं को यूटिलाइज किया जाता है। और ये जो सेवाएं हैं ये किसके ऊपर बेस्ड होती हैं, सैटेलाइट बेस्ड होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, डायरेक्ट टू होम सेवाएं। यह सेवाएं भी उपग्रह बेस्ड होती हैं, सैटेलाइट बेस्ड होती हैं। इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। पहला है एक छोटा डिश एंटीना और दूसरा है सेटअप बॉक्स। इन दोनों चीज़ों की सहायता से आप मीडिया को अपने टेलीविज़न पर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, परिवहन। परिवहन भी एक प्रकार का बिजनेस सर्विस है, ठीक है, या हम बोल दें ये भी एक प्रकार की व्यावसायिक सेवा है। परिवहन होता क्या है, परिवहन मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, सामान को, किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना किसके अंतर्गत आता है, परिवहन के अंतर्गत आता है। इसके अंदर 3 तरीकों से परिवहन किया जाता है, एक तो रोड के थ्रू, एक रेल के थ्रू, एक वाटर के थ्रू, एक एयर के थ्रू। तो कौन कौन सी माध्यम से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अपने आप को या सामान को, तो परिवहन के सभी माध्यम जैसे कि रेल, सड़क, समुद्र के द्वारा माल को या सामान को या व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, जिससे क्या होता है, जो बिजनेस है वो बढ़ता है, वो समुचित रूप से चल पाता है, उसको गति मिलती है, वो तेजी से चलता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि परिवहन को हम बिजनेस सर्विसेज या व्यावसायिक सेवाओं में क्यों सम्मिलित करते हैं, तो परिवहन को हम बिजनेस सर्विसेज में इसलिए सम्मिलित कर सकते हैं क्योंकि परिवहन के माध्यम से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा, आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे हमारे जो बिजनेस को गति मिलेगी। इसलिए ये एक ऐसी सेवा है जो कि बिजनेस को सपोर्ट करती है, उसको गति प्रदान करने में हेल्प करती है। इसलिए परिवहन को हम व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमें समझ में आया।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भंडारण। भंडारण को हम बोलते हैं इंग्लिश में स्टोरेज। पहले तो क्या होता था, भंडारण मतलब क्या होता था कि सिंपली आपने एक भंडार गृह के अंदर सामान को स्टोर करके रख लिया, अब जब ज़रूरत है जब आप पहुंचा देंगे, ठीक है, ये चीज़ मानी जाती थी। बट धीरे धीरे इसकी जो भूमिका है वो चेंज हो गई है। अब इसकी भूमिका कुछ अलग ही प्रकार की हो गई है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि अब जो स्टोरेज है उसका कार्य क्या हो गया है। पहले तो इसका जो कार्य था वो सीमित था कि आपको क्या करना है, जो प्रोडक्शन जो हो चुका है उस माल को आप भंडार गृह में रख देंगे, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी वैसे वैसे आप चीज़ों को पहुंचा देंगे जहां पर उसकी डिमांड है, जहां उसकी आवश्यकता है। परंतु आज जो आज का युग है, जो वर्तमान युग है, उसके अंदर भंडार गृह बेहद ही इम्पोर्टेंट कार्य कर रहे हैं, महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इन कार्यों को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ भंडारण गृहों के प्रकार कितने होते हैं। तो भंडार गृहों के प्रकार बहुत हैं, 4-5 प्रकार हैं इसके। निजी भंडार गृह, सार्वजनिक भंडार गृह, बंधक माल गोदाम, सरकारी भंडार गृह। नाम से ही मालूम चल रहा है, निजी मतलब हो गया प्राइवेट, सार्वजनिक मतलब हो गया पब्लिक के लिए, बंधक माल गोदाम, फिर सरकारी भंडार गृह। ये सारे क्या हैं, भंडार गृहों के टाइप हैं। अब मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था कि जो भंडार गृह होते हैं उनके अनेक कार्य होते हैं। पहले तो इनका जो कार्य था वो बहुत ही सीमित था कि जो सामान है, जो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, उस माल को वो उठा के भंडार में रख देंगे, भंडार गृह में रख देंगे। परंतु आज इसका जो कार्य है वो विस्तृत हो चुका है। क्या क्या कार्य हैं वो हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट देखिए, भंडार गृहों में विभिन्न उत्पादकों से जो माल है या वस्तुएं हैं वो इकट्ठी होती हैं, एकत्रित होती हैं, जिसे वे संचय करके इकट्ठा करके एक साथ किसको भेज देते हैं, ग्राहकों को एक साथ भेज देते हैं। तो पहला पॉइंट क्या समझ में आया कि भंडार गृह एक ऐसा स्थान है जहां पर अलग अलग उत्पादकों से सामान इकट्ठा होता है और फिर आवश्यकता अनुसार उनको संचय करके आवश्यकता अनुसार किसको भेज दिया जाता है, ग्राहक को भेज दिया जाता है। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट समझिए, भंडार गृहों में उत्पादन स्थल से भारी मात्रा में माल प्राप्त होता है, जिसे वे आवश्यकता अनुसार छोटी मात्रों में ग्राहक को भेज देते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास जब भंडार गृह में माल बहुत ज़्यादा होता है तो अलग अलग जिन जिन लोगों को आवश्यकता होती है रिटेल के अंदर उनको ये सामान क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं भंडार गृहों में जो उत्पादन स्थल से भारी मात्रा में जो माल है वो इकट्ठा होता है, फिर वो धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार जिन लोगों को जितनी जितनी रिक्वायरमेंट है, जितने ग्राहक हैं, उनकी आवश्यकता अनुसार वो सामान को क्या कर देते हैं, छोटी छोटी मात्रा में विभाजित करके ग्राहकों को भेज देते हैं। सेकंड पॉइंट भी समझ में आया। तीसरा पॉइंट समझिए, ऐसी वस्तुएं एवं कच्चा माल जिनकी आवश्यकता तुरंत नहीं होती उन्हें संग्रहित करके ग्राहकों की मांग अनुसार प्रदान किया जाता है। देखो बच्चों, बहुत सारा सामान होता है, प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, प्रोडक्शन करना। ठीक है, अब प्रोड्यूसर ने क्या किया, प्रोडक्शन किया और उन्होंने कहाँ पहुंचा दिया, ये स्टोरेज में पहुंचा दिया। अब स्टोरेज के अंदर अगर हम देखें भंडार गृह का कार्य क्या है, तो जैसे जैसे आवश्यकता आए, जैसे जैसे डिमांड आए, उसके अनुसार ये ग्राहकों को माल क्या कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, जैसे जैसे कच्चे माल की उनको ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे वो ये माल को क्या करते जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। इसके अलावा भंडार गृह आजकल कुछ मूल्यवर्धक मतलब जो प्राइस होती है उसको बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। कैसे बढ़ाने का कार्य करते हैं, देखो ये प्रोड्यूसर हैं, कभी कभी स्टोरेज को कच्चा माल भी भेज देते हैं, भंडार गृह के अंदर कच्चा माल भेज देते हैं। अब भंडार गृह में से कुछ भंडार गृह इस प्रकार का कार्य करते हैं कि ये पैकेट में लेबलिंग का कार्य भी करते हैं, जिससे जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसका इन्हेंसमेंट होता है, उसमें बढ़ोतरी होती है। तो देखिए, भंडार गृह कुछ मूल्य सेवाएं जैसे हस्तांतरण के पूर्व मिश्रण करना, पैकेजिंग करना, लेबलिंग करना, ये सारी चीज़ें करते हैं और फिर वस्तुओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त करने की भी सुविधा प्रदान करते हैं, श्रेणीकरण करने में भी सुविधा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार की सुविधाएं भी भंडार गृह के द्वारा प्रदान की जा रही हैं आजकल।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मांग के अनुसार आपूर्ति कर समायोजन लाने हैं जिससे मूल्यों में स्थिरता बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो भंडार गृह हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, प्राइस में स्टेबिलिटी लेके आते हैं। प्राइस में क्या लेके आते हैं बच्चों, स्टेबिलिटी लेके आते हैं। मांग अनुसार, जितनी मांग है उसके अनुसार क्या करते हैं, ये आपूर्ति करते हैं। मान के चलिए मांग है ज़्यादा और आपूर्ति है कम, जब मांग ज़्यादा है और आपूर्ति है कम, ऐसी स्थिति में जो प्राइस है, जो मूल्य है, उसके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो माल है जो गोदाम में पड़ा हुआ है, या हम कहें कि जो भंडार गृह हैं, उनका कार्य ये होता है कि मांग के अनुसार वो आपूर्ति करते हैं और इस प्रकार से एडजस्टमेंट करते हैं कि जो मूल्य है उसमें स्थिरता बनी रहे, मूल्य में स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, मूल्य बढ़े नहीं, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहती है। ठीक है, तो बेसिकली जो भंडार गृह के काम बहुत सारे हैं, पर पहले इनका काम सिर्फ ये था कि सामान प्रोड्यूस हुआ है और सामान का प्रोडक्शन करके भंडार गृह में रख दिया। बट आजकल का जो युग है उसके अंदर भंडार गृह का कार्य बहुत ज़्यादा है, जो कि किसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो बच्चों, आज के जो वीडियो में, जो वीडियो नंबर 5 था, उसके अंदर हमने जाना संचार के बारे में, संचार क्या होता है, ये कितने प्रकार के हैं, और फिर मैंने आपको बताया था परिवहन के बारे में, जो कि एक क्या है, व्यावसायिक क्रियाएं हैं। संचार के बारे में बताया था, परिवहन के बारे में बताया था, और लास्ट में मैंने आपको बताया था भंडार गृह और भंडार गृह के कार्य। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।